अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाज़िर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी खुसूसी शोबे से, इख्तिसासी शोबे से, ये जो हॉट इशू के तौर पर चल रहा हो उस पर बात करने के लिए उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर मेहमान को यहाँ मदऊ करते हैं और उनके सामने वो सवालात रखते हैं जो आप सोचते हैं, जिसका जवाब आप मालूम करना चाहते हैं, और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। आज ये खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ मुनीर मेमन साहब हैं, हमारे एंकर पर्सन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और कई शोबे में आपकी ये महारत है कि वो प्रोग्रामों में अपना तबसरा देते रहते हैं। आज हमने एक मुख्तलिफ अंदाज का प्रोग्राम करने की कोशिश की है, जसारत की है बल्कि, क्योंकि मैंने तो क्रिकेट के प्रोग्राम नहीं किए, लेकिन क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं। अब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कल चेयरमैन कह रहे थे कि हिम्मत न तोड़ना, हमारे मेहमान, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों की हिम्मत न तोड़ना, आखिरी तक उनके दुआएं देते रहना और उनकी जो है तारीफ़ें करते रहना। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं मुनीर मेमन साहब, हम आपका प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। क्रिकेट आप जानते हैं, क्रिकेट की कोचिंग से भी आपका वास्ता है और हमने खुद देखा है आपको कि आपके तबसरों से हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। ये जो वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप एक दिन की कहानी तो नहीं होती ना, कि वो एक मैच हुआ है, उठाया, आप गए, टीमें खेली, हार जीत हुई और फारिग हो गए। ये जो हमारे अलमनाक जो हम पर उतर रहे हैं, सदमे उतर रहे हैं, कौम टूटी जा रही है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, और ये वर्ल्ड कप की नाकामी की जो तसलसल है और अभी भी उम्मीद बांध रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या है कि एक साजिश थी, कोई अपने मफादात के लिए जी सारा खेल खेल रहा था? इसकी तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं और जवाब चाहते हैं। जहांगीर साहब, पहले तो आपको वालेकुम सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आप वैसे मेरे सीनियर हैं लेकिन मैं तस्सीह करना चाहूँगा आपकी। आपने कहा ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी, आप बेहतर ये है कि आप ये कहें कि ज़का अशरफ काबिज़ चेयरमैन पीसीबी, काबिज़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब आप कहेंगे कि काबिज़ क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप हालिया तारीख देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो जिस अंदाज से इस कुर्सी का तमाशा बनाया गया, इस इदारे का तमाशा बनाया गया, मैं एक इंडियन कमेंटेटर है हर्षा भोगले, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नजम सिटी साहब चेयरमैन होते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ज़का अशरफ साहब प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं, संडे इस बात का तयन किया जाता है कि अगले हफ्ते के पहले 3 दिन कौन चेयरमैन होगा। अभी आज भी ऐसा है। अब तो वो जो रिटायर्ड हो गए ना, वो बल्कि हटा है। यही सवाल है, रिटायर्ड हर्ट जिसे कहते हैं ना, अपने आप को जो है जख्मी करके चल दिए। नहीं, वो कौन रिटायर्ड हर्ट होंगे? ना सिटी साहब ने होना है, ना ज़का अशरफ साहब ने होना है, दोनों ही अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सिटी साहब इस वक्त जो माहौल बन रहा है, करते फिर रहे हैं, हाँ, माहौल जो बन रहा है वो काफी ज्यादा इस वक्त पुरसुकून है कि शायद इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि अगले 2-4 माह बाद मेरी बारी आ जाएगी जैसे हुकूमत तब्दील होगी। मैं सवाल जहांगीर साहब करना चाहूंगा कि ये जो हमारे यहाँ जो चेयरमैन की कुर्सी है, ये इतनी प्रेडिक्टेबल क्यों है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत है तो रमीज राजा साहब चेयरमैन है, अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो एक सहाफ़ी नजम सेठी साहब, जिनका ताल्लुक कोई नहीं क्रिकेट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक कोई नहीं, उनको उठा के आप चेयरमैन बना देते हैं। जरदारी साहब की हुकूमत होती है, पीपल्स पार्टी जब ताकत में आती है तो वो ज़का अशरफ साहब को लेके आ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि देखें, ये जो इदारे होते हैं बर्बाद होते हैं, इस बुनियाद पे बर्बाद होते हैं कि जिस काम के लिए जो होता है वो डिस्प्लेस हो रहा होता है, कहीं और काम कर रहा होता है। जब ये क्रिकेट है और क्रिकेट पे क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट पे सियासत कैसे हो सकती है? सर, सियासत होगी जहांगीर साहब, सियासत होगी, क्यों नहीं होगी? जरदारी साहब के कभी बैठ जाते हैं चैंपियन और कभी जो है नवाज शरीफ के चैंपियन और दोस्त बैठ जाते हैं। तमाशा नहीं है, ये बर्बादी नहीं है। अरबों रुपए का हेरफेर है जहांगीर साहब, अरबों रुपए का हेरफेर है। ये बता रहे हैं, ज़का अशरफ कह रहे हैं कि अरबों का हेरफेर है। जब ये लाइन में लगेंगे तो हेरफेर की कहानियां इन पर भी आ रही होंगी।
आप ये देखें कि कल वो इंटरव्यू एक चला, उसमें वो कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब ने मुझ पे इल्जाम लगाए, सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले गए, और अगर मैं चाहूं तो उनके ऊपर भी मैं इतने सारे चीजें ला कर दिखा सकता हूं, तो क्यों नहीं ला रहे? उनको रोका किसने? तबाही और बर्बादी पर ये जो है लाए, वो उनको रोका किसने? ज़कात अशरफ साहब अगर बतौर चेयरमैन या बतौर काबिज चेयरमैन वहां मौजूद हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बोर्ड में जो करप्शन हुई है, जिसने फायदा उठाया, जिसने गाजरें खाई, उनका नाम लें। क्यों नहीं लेते? उनके ऊपर मुकदमात करें। ये मुल्क का पैसा है, कौम का पैसा है, कोई आपके घर का पैसा थोड़ी जो आप ये फैसला करेंगे कि मैं जिसको चाहूं छोड़ दूं, जिसको चाहूं माफ कर दूं। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जो क्राइम को या क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ देता है वो भी क्रिमिनल होता है। यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोग जो हमसे ये पेटी बंद भाई होता है, आप ये समझ लें। ये पेटी बंद भाई है ना, ये पेट बंद भाई है कि भाई यहाँ से चलते हैं और यहीं तक तो सोचते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बाबर आजम है, ये जो बाबर आजम जिसे गुस्से की हालत में वो नज़र आते हैं, वो हमेशा जो आर्ग्यू कर रहे होते हैं अपनी नाकामी को, कभी अपने ऊपर लेते ही नहीं। उनका कोई ज़र्फ, कोई ज़मीर है और हमसे तवक्का रखते हैं कि हम उन पर तनकीद न करें। हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें तनकीद बाबर आजम पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि और ऊपर वालों पर डाल दोगे भाई, नहीं, नहीं, हिस्सा है और पार्ट नहीं सर, ये जुर्म है, ये गुनाह कबीरा है। अगर आप को याद नहीं है, शायकीन को याद नहीं है, तो याद दिला देते हैं। कुछ अरसे पहले जब बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत सी बातें हुई और ये कहा गया कि बाबर आजम बतौर कप्तान सही फैसले नहीं कर पाते, तो सारे खिलाड़ी एक जगह हो गए। और कहीं ना कहीं उनके एक जगह होने की वजह यह भी थी कि कुछ की सिक्योरिटी थी, कुछ की श्योरिटीज थी, कुछ को इस बात का यकीन था कि जब तक बाबर आजम हमारे साथ हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं नहीं जाते, तो वो आप नाम नहीं ले सकते। और अगर नाम लेना है आपको बाबर आजम का और तनकीद करनी है, तो आप उन लोगों के ऊपर तनकीद क्यों नहीं करते जो बाबर आजम को लेके आए? आपको याद नहीं है कि बाबर आजम को कौन लाया था? बाबर आजम को रखा हुआ है और ऐसा लगता है कि आज सेफ साइड नहीं, वो आगे भी चलेंगे। ये उनको बड़ा यकीन है कि उन्होंने जो अपनी जाती 50 बनाई हैं और 100 बनाए, अपना जो इनफरादी स्कोर में अपने आप को नंबर 1 करार दिया। पाकिस्तान को कहाँ खड़ा किया है इन्होंने? पाकिस्तान किस दर उसकी बड़ी वजह नंबर है? मसला यह है कि हमारे प्लेयर्स अगर बतौर बाबर आजम को एज अ खिलाड़ी देखे ना, शायद पाकिस्तान की तारीख में या हालिया तारीख में तो कम से कम इतना खूबसूरत बैट्समैन नहीं देखने में मिला। लेकिन इनको बिगाड़ता कौन है? ये लॉबीज जो होती है ना, ये दोस्तियां, यारियां, ये मफाद ये है ही नहीं, ये कैप्टनसी के लिए है ही नहीं। सर, तो ये मिसबाह उल हक साहब को नहीं पता था, जिन्होंने चलते हुए कैप्टन को उठाया और बाहर निकाल दिया और अपना कैप्टन लाके बिठा दिया? ये मिसबाह उल हक साहब उस वक्त नहीं जानते थे, साहब को जो है वो जान ही नहीं थे वो। और आज वो टीवी प्रोग्राम पे बैठे हैं और ऐसे कोई एक ऐसी गाय बन की तस्वीर दिखाई देते हैं जो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सब अच्छा है। यही मिसबाह उल हक साहब अपने क्रेडिट लिया करते थे। तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हर सेफ करते हैं, क्राइम को सेफ करते हैं, क्रिमिनल्स को सेफ करते हैं, क्योंकि सब हमारा आवा के आवा ही खराब है। सर, हमारा कौन सा इदारा है जिस किसने किया? इन सियासतदानों ने किया। सबसे पहले चेयरमैन को पॉलिटिसाइज किया, चेयरमैन ने नीचे की लॉबी को पॉलिटिसाइज किया। एक चेयरमैन आता है, वो कहता है कि मिसबाह उल हक सियाह सफेद का मालिक है, वो कहता है कि चीफ सेलेक्टर, चेयरमैन, चीफ सेलेक्टर, कोच, बैटिंग कोच सब मिसबाह उल हक होगा। फिर वो चेयरमैन जब चला जाता है, मिसबाह उल हक चला जाता है, नया चेयरमैन आता है, नए लोग लाता है, वो जाता है, दूसरा आता है। सर, ये तमाशा लगा के रखा है, ये क्रिकेट चलाई जा रही है इस तरीके से। लीग की बात करते हैं, लीग में अब कह रहे हैं वो, जब तबाही पानी सर से ऊंचा चला जा चुका है, तबाही हो चुकी है, अब वो कह रहे हैं कि लीग में इन्होंने ब्लैकमेल किया और ये जो लीग में गए वहां ये जख्मी भी हुए, 5 जख्मी हो गए, हमें जो है वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं हुए और अभी भी ये ब्लैकमेल करते हैं। आप ब्लैकमेल क्यों होते हैं? आपकी क्या कमजोरी है? बड़ी मासूमाना बात की ज़कात अशरफ साहब ने। वो कह रहे हैं कि लीग खेलने की इजाजत मैंने तो नहीं दी, मैंने तो नहीं कहा कि आप लीग में जाओ, वो तो नजम सेठी साहब ने इजाजत दी। मैं क्या कर सकता था? मेरे पास तो इख्तियारात ही उस वक्त नहीं थे, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था उस वक्त। आपके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन आप पीछे बेंच स्ट्रेंथ को तो मजबूत कर सकते थे। आप अपने कोचेस को, अपने स्टाफ को ये तो कह सकते थे कि ये लड़के जो गए हैं, अगर ये कल को अनफिट हो जाते हैं तो हमारे पास 5-7 ऐसे लड़के हैं बैटिंग में, बॉलिंग में जो इनकी जगह ले सकें। नहीं, रिप्लेसमेंट ही तो नहीं है इनके पास कोई बैक सपोर्ट। रिप्लेसमेंट तो चाहते ही नहीं है वो।
ना अपनी रिप्लेसमेंट तैयार होने देते, ना टीम की रिप्लेसमेंट तैयार होने अब देते। ये जो ज़का अशरफ साहब है, सारी इन्होंने खराबी देख ली है और जिम्मेदार भी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका अपना कारोबार तो चमक रहा है, वो खुद एतराफ़ करते हैं कि अरबों रुपए के मेरे बच्चों का बाहर कारोबार है और खुद कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी अपनी गाड़ी में बैठाने और टिकट लेने की उनकी ऑफिशियली। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपको ये एहसास कैसे कौन बेदार करेगा कि हमारी हालत यहाँ पहुँच गई है। पहले तो बड़े बसद एहतराम मुझे लगता है कि ज़का अशरफ साहब ने जो हालिया दिनों में खराबियां की हैं और ये जो इंटरव्यू दिया मिड ऑफ टूर्नामेंट, जिस अंदाज से ये इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये दरअसल 4 तारीख तक का टेन्योर है, ज़का अशरफ साहब के पास टाइम है। उन्होंने अपने दौर में, आपने चले कुछ ना किया, इलेक्शंस करवाने तो आप करवा लेते, आप एक बेहतर मुस्तहकम बोर्ड बना लेते, आपने क्यों ना किया? आपको किसने रोका था? ज़का अशरफ साहब इतने बड़े टूर्नामेंट के दरमियान इतने सारी कंट्रोवर्सीज क्यों खड़ी कर रहे हैं? और अगर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी उसको और कम करने के बजाय पीसीबी एक प्रेस रिलीज दे देता है जिससे कि नई कंट्रोवर्सी निकल के आती है जी। ये ज़का अशरफ साहब को किस सोच के साथ उन्होंने काम किया? ये सवाल तो ज़का अशरफ साहब से बनता है कि वो ये क्लैरिटी, ये लॉन्ड्री किसके लिए कर रहे थे? नाज़रीन, यहाँ बात का लबलबाब ये निकला कि इनके दिमाग में कोई सोच नहीं थी, इनका कोई होमवर्क नहीं था, ये कूद पड़े क्योंकि इनको इक़्तिदार चाहिए था और इसकी बुनियाद पे ये तबाही हुई। और यही सवाल तो सबसे अहम है, क्या आइंदा ये तबाही का तसलसल बरकरार रहेगा? यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ मुनीर मेमन साहब हैं, हमारे एंकर पर्सन भी हैं और कई जो है वो बीट्स पे नज़र रखते हैं। और आज हमने कहा कि खेलों के मैदान का एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट होता है वो क्रिकेट होता है और क्रिकेट तबाही से दो चार है और हम मफलूत होते, हमें बड़ा सदमा है। और वो ये कहते हैं कि नहीं, सदमे का इजहार नहीं करो, खुशी का इजहार करो, अगर हार रहे हैं तो क्या है। हमारे जो खिलाड़ी उनका दिल बहुत छोटा है, उनका ख्याल रखें। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये वाली कैफियत ये है कि ये चाहते हैं कि इन पर तो तनकीद ना हो, दुख हम ही उठाते हैं। सही बात है, ठीक है ना। अभी एक बात बताइए, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी यहाँ हुई, यहाँ के बेहतरीन किस्म के कराची के भी लोग थे। ये जो सूबा है ये 5 करोड़ का सूबा है और आप जो है 2 लोग भी ऐसे नहीं शामिल कर सके इस सूबे के या इस शहर के शामिल करते। सरफराज ने क्या किया कि कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जीत गया और उसके साथ सैम अयूब और ये यहाँ के थे लड़के जीत गए और उन्होंने दिल बढ़ाया हमारा, दुख कम किया हमारा। तो ये जब मौजूद है, अगर आपको कैप्टनसी नहीं आती तो आप कैप्टनसी तो खाली कर दें, आप अपना बैटर के तौर पर काम करें। कौन सा तमाशा है कि सारे लड्डू आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं? जहांगीर साहब, अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ कैप्टनसी के बारे में अगर हम बात करें ना, कैप्टन की तो एक जगह पक्की कर देती है। बाबर आजम इस बात से मुस्तस्ना है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम परफॉर्मेंस क्या आप देखें, मुझे एक नहीं सर, अगर मैं देखें जो अगर सही तौर पे जायजा लें, परफॉर्मेंस कैप्टनसी के लिहाज से नहीं, मैं इस बैट्समैन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उनके इर्द गिर्द 4-6 खिलाड़ी, मैं नाम ले लेता हूं, बुरा लगेगा लोगों को, इमाम उल हक साहब जो कि काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, फ़खर जमान जो कि काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, इसके बाद शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये शादाब पर तो आज के अखबार में ये है कि वो खुद ब खुद ही जख्मी हुए। ये मैं इस बारे में आता हूँ, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। ये 4-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाबर आजम को चाहते हैं कि वो कप्तान रहें, क्योंकि जब तक बाबर आजम कप्तान रहेंगे तो इन खिलाड़ियों के ऊपर कुछ नहीं होने जा रहा। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि पहले तो ये जो बिगाड़ आपने खराबी शुरू की है ना, इस खराबी को खत्म करें। मैं आपको एक्चुअल बताता हूं, मंजर कशी करता हूं कि गड़बड़ शुरू कहां से हुई, और ये नाज़रीन के लिए बड़ी जरूरी है जानना। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी सरफराज अहमद की कैप्टनसी में। सरफराज अहमद एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एज अ प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस डाउन थी। करना क्या चाहिए था?
उनको रेस्ट देना चाहिए था, उनको टीम के साथ रखना चाहिए था और फिर उनको फिर से फिट करके टीम में इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि आपका जैसे इन्होंने दिया जी, ना, आपका मकसद क्या होना चाहिए? क्यों आपने उसको 2 साल अलग रखा है? बिल्कुल सही बात। और उसका मकसद क्या होना चाहिए था कि आपको टीम जीतना, आपका मकसद क्या होता है कि टीम जाए और जीते, परफॉर्म करे। उस वक्त पाकिस्तान ने किसी बी टीम को नहीं, ए टीम, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की बड़ी बड़ी टीमों को हराया था। उस वक्त उस कैप्टन को आप ऐसे निकाल के फेंक देते हैं जैसे दूध में से कोई मक्खी हो, निकाल दिया। फिर आपने एक कामयाबी को तो आप देखिए, बिल्कुल क्यों निकाला? मिसबाह-उल हक साहब की सोच थी। वो क्या सोच थी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और उसकी सोच एक बहुत हद तक वाज़ेह थी कि कराची के लड़के नहीं होने चाहिए। ये माजरत के साथ कह रहे हैं सर, ये दिख रहा है। मुझे बताएं, आपकी टीम में आपने कहा सिंध का सूबा कितनी आबादी का है? 5.5 करोड़ आबादी का सूबा है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि उस सूबे में मिसबाह-उल हक ने उस टीम में कितने कराची के लड़के रखे? बल्कि जो कराची के थे, जो सिंध के थे, अंदरून सिंध का भी था, वो उसको भी जो है फारिग कर दिया, सबको फारिग। इनको सोचना ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कलर नजर आना चाहिए। आपको 2-2, 3-3 खिलाड़ी नजर आते हैं, लेकिन एक सूबे का आपको 2 खिलाड़ी नजर नहीं आते। ये क्यों? बलूचिस्तान के साथ भी ऐसे ही होता है। क्यों होता है? ये सवाल ये है। उस वक्त मिसबाह-उल हक साहब को किसने कहा था ये सब करने के लिए? सिया सफेद के मालिक थे ना, जो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, उनकी यकजहती और सलामती और खैर उनको नजर नहीं आता कि नीचे क्या हो रहा है, ये क्या। बिल्कुल बिल्कुल ये बात। और फिर आप देखें बिगाड़ कहां से शुरू होता है। ये थी असल बिगाड़ की वजह जो मिसबाह-उल हक ने बीज बोया था। फिर रमीज दराजा साहब आए, वो अपने तौर पे उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चलाया और वो एक अलग जोन में नजर आए, अलग माइंडसेट में नजर आए। इसलिए कि भाई वो उनके जो कप्तान थे, उनके ब्लू आइड बॉय थे, ब्लू आइड बॉय थे खान साहब के। उस वक्त खान साहब ने कहा आप ये करें, वो इस तरह पेश होते थे कि जैसे बादशाह सलामत के दरबार में जा रहे हैं। तो अब अगर क्रिकेट का ये मैयार होगा, और उस वक्त भी आप कदरे बेहतर पोजीशन में थे, गड़बड़ जो बहुत बड़ी, फिर वो डेंट जहां पे लगा, जो आप कहते हैं ना, जो आखिरी डेंट था, वो था जब आपने नजम सेठी साहब को जब आप टीम में लाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, नजम सेठी साहब पूरा सिस्टम खराब करते हैं, नए लोग अपने लोग फिट करते हैं। फिर नजम सेठी साहब के जो इंडिया के रिलेटेड जो बयान थे, बड़कियां थी, जो इधर उधर की बातें उन्होंने की, एशिया कप का जो उन्होंने मॉडल बिगाड़ा, उन्होंने एशिया कप की वजह से हमारे पूरे खिलाड़ी हार गए। सर ये सब नजम सेठी साहब ने किया। आलमी कप हार गया और क्या चाहिए, क्या हारना था? ये नजम सेठी साहब ने क्या सोच के हाइब्रिड मॉडल का आपने जो बीज बो दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हाइब्रिड मॉडल का जो बीज आपने बो दिया ना, ये अब आपकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली 2025 में, ये आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा कि आप याद करेंगे। हाइब्रिड मॉडल की जरा आप बता दें कि हाइब्रिड इसमें क्या बर्क रफ्तारी है, क्या तब्दीली है, मॉडर्निटी क्या है? कोई मॉडर्निटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद थी। या तो आप मान लेते कि इंडिया नहीं आ रहा, आप किसी और मुल्क जाके वो सीरीज खेल लेते। आप नहीं खेलना चाहते थे, आप उस सीरीज को कॉल ऑफ कर देते हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होता, या पाकिस्तान होता है हिंदुस्तान नहीं होता। आपको वहां पे गए, कितनी बेइज्जती और सब इनको कबूल, और आप ये देखें कैसे इनके इन्वॉल्व थे। ये जितनी एनओसीज हैं, ये जितनी एनओसीज हैं, ये नजम सेठी साहब ने दी। ये जो कोचिंग स्टाफ जो कि जूम पे वीडियो लिंक पे बैठ के पूरी कोचिंग करता है, कौन सी ये नजम सेठी साहब ने क्यों दिया? इनके क्या मफादात थे? यार वहां समंदर, 7 समंदर पार बैठ के वो आपको क्रिकेट समझा रहा है जूम पे। अब आप ये देखें और आप खुश हैं कि भाई सर वो गलती इनकी थी ना, वो गलती इनकी थी। ज़कात साहब ने एक और गलती कर दी। आपने देखा कि टीम इस वक्त पैनिक हुई हुई है, आपने इंजमाम-उल हक साहब को इंक्लूड कर दिया, आपने मोहम्मद हफीज की बात को नहीं सुना, आपने मिसबाह-उल हक वो जो खुद ऑन रिकॉर्ड आके कह रहा है कि मैं अगर मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा हूं तो कम से कम 20% तो इंक्लूड कर सकता हूं। अंग्रेज की गुलामी के दौर में हमें यही सबसे बड़ा शिकवा था। हमने जद्दोजहद की कि हमारा ये गोरा आका दूर से बैठकर हम पे हुकूमत कर रहा है। आज क्रिकेट की दुनिया में दूर से बैठकर हमारी क्रिकेट को चला रहा है। यार कैसे तो हम गुलामी। एक ब्लंडर बता देता हूं, ज़कात साहब के ब्लंडर, सेठी साहब की बात कर ली, बड़ी जरूरी है। हम एशिया कप खेलने जा रहे थे, उस वक्त ज़कात साहब चेयरमैन थे। सब जानते हैं कि श्रीलंका की जो कंडीशंस होती हैं, स्पिनिंग कंडीशंस होती हैं। हम इंडिया जा रहे थे, हमें पता है कि इंडिया में भी स्पिनर्स का रोल बड़ा अहम होगा।
मान लिया कि इनका कैसे शादाब जैसे स्पिनर लिख के, सर बात ये, और वो शादाब ऐसे हैं जो हमेशा आबाद रहते टीम बस में। ये भी एक मसला है। मुझे बताएं, ज़का अशरफ साहब कोचिंग स्टाफ को चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या वो एक स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पे सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद को इंक्लूड नहीं कर सकते थे? उनको इसके लिए किसने रोका था? सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद जैसा कोई स्पिन बॉलिंग कोच अगर आप इंक्लूड कर देते ज़का अशरफ साहब, तो आज जो आपके स्पिनर्स का हाल है कि 20-30 ओवर कराना आपको मुश्किल पड़ गई है। देखिए ये ना होता। आप ये सुने, इनकी चालाकी, इनकी वो, आप ये देखिए हमेशा दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि ये मेरी गलती नहीं, ये मेरी इनकी गलती है, अब इनके पास जिम्मेदारी थी। ज़का अशरफ साहब जिम्मेदार है इस बात के। नजम साहब मुआहदे करके गए थे, सेठी साहब, मेरी मजबूरी ये थी कि सारे जो लीग के मुआहदे भी वो करके चले गए थे, मुझे तो पैसे देने ही पड़े। आज 6 महीने से जो आप आए, 3 महीने आपको हो गए होंगे, आप अब पैसे दे रहे हैं, और आपने इतनी कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी बना दी कि बेहतरीन लोग जो है डी में और जो है बदतरीन लोग ए में। सर सबसे बदतरीन मिसाल, 6 महीने तक अगर आप सैलरीज ना दें, और ज़का अशरफ साहब बड़े मासूम अंदाज में कह रहे हैं कि पीसीबी कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। मैं ज़का अशरफ साहब से पूछता हूं कि आप अपने इदारे में 6 महीने तक तनख्वाह ना दें, सारे एम्प्लॉयज को तनख्वाह ना दें, और 6 महीने तक उनसे कहें कि मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं, वो आपके कंपनीज में काम करेंगे? क्या ज़का अशरफ साहब अपने कंपनी के लोगों को ये बात कह सकते हैं कि 6 महीने तक मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे रहा, लेकिन मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, लेकिन क्या तो मेरे लिए काम करोगे? क्या वो करेंगे ज़का अशरफ साहब जो ये बात आके नेशनल टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स को यकीन होना चाहिए कि पीसीबी कहीं भाग नहीं जाएगा? ये अगर परफॉर्मेंस है, साइन नहीं करवा सका मैं मुआहदे, और आज जो है अगर वो साइन करवाते हैं कि वो अभी 3 महीने मिलेंगे, और इन हारी हुई टीम वालों को खुशियां दे रहे होंगे, और जब वो खुशियां उस वक्त मिलती। सर मैं 3-4 सवाल है, मैं चाहता हूं ज़का अशरफ साहब इसके जवाब देते हैं। पहला सवाल, आपने खिलाड़ियों की तनख्वाह टाइम पे रिलीज क्यों ना की? इतना वक्त क्यों ना निकाल सके कि आप ये तनख्वाह दे देते? क्या ये काम आप अपनी जाती ऑर्गेनाइजेशन में करते? मेरा दूसरा सवाल, जावेद साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने जानते हुए कि श्रीलंका में हमारी एशिया कप होना है, हमारा इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, आपने इस पूरी मैनेजमेंट में स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं रखा? ये इतना बड़ा नाश था, हमारा नाश था, हमारा इतना बड़ा शनाख्त थी कि स्पिन बॉलिंग क्या होती थी। और आज सकलैन जैसे लोग आप मिसाल दे रहे हैं, दुनिया ताजदार था इस फील्ड का। सर हमारे बहुत नामवर स्पिनर्स हैं, कादर, हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, नजर नहीं आ रहे ना इनको। मफाद पर जब नजर होगा तो हकीकत कहां नजर आएगी? सर नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रोटेक्शन मिले, वो चाहते हैं कि ऐसा लड़का जो हमारे सर्कल के बाहर का लड़का हो, वो किसी तौर पे टीम में ना आ जाए। और मैं सलाम पेश करता हूं ज़का अशरफ साहब इतने मासूमाना अंदाज में, आपको पता है ज़का अशरफ साहब ने अपने कैप्टन की चैट लीक कर दी, और इस बात को टीवी चैनल कोट कर रहा है कि हम नहीं करना चाहते थे वो चैट लीक। ज़का अशरफ साहब वो टीवी चैनल पर चैट दे रहे हैं, एक पर्सनल चैट किसी शख्स की, आप उसे लाख इख्तिलाफ करें, उस चैट को आप कैसे लीक कर सकते हैं? ये अनएथिकल है, ये क्राइम है, ये ऐसे नहीं हो सकता। क्या आप अपने मुल्क के कैप्टन को, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान में बैठा है, जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं, उसके लिए वहां पे आप वो बैठा है वर्ल्ड कप खेला और आप चैट लीक कर दें? आप जो है ना डायरेक्ट बात ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब क्या ज़का अशरफ साहब का कोई सद्देबाब होगा? वो तो कह रहे हैं कि बोर्ड भी कहीं नहीं जा रहा, खिलाड़ी भी कहीं नहीं जा रहे, बाबर साहब भी यही कह रहे हैं, बाबर आजम, तो फिर क्या होगा? ये होगा जो मैं कर रहा हूं, आराम से चाय की चुस्की ली जाएगी, आराम से बैठा जाएगा, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अंदाजा ये है कि मैनेजमेंट चाहती थी, ये बोर्ड चाहता था कि पाकिस्तान टीम नाकिस परफॉर्म करे, और वो परफॉर्मेंस आए, और फिर हम सीनियर खिलाड़ियों को रुसवा करें, और सीनियर खिलाड़ियों को सबक सिखाने का सिरे से वही गेम हो, फिर हम पिछलों को बुरा भला कहें, हम अगलों को बुरा भला कहें, और हम कहें कि हम सबसे अच्छे। अच्छा, ज़का अशरफ साहब की जो हिमायत हासिल है,
एक बहुत बड़े सियासतदान की हिमायत हासिल है। ये कोई ढकी छुपी बात किस नहीं बड़े है। सियासतदान की? जरदारी साहब की कहा जा रहा है ना। तो जब ये है तो ये क्या मुमकिन होगा कि इनको, ये बड़े बड़े चेहरों को, शख्सियात जो बन गई हैं, इनको आप रिमूव कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मुश्किल फैसला होने जा रहा है। अलमिया ये जहांगीर साहब के निगरान सेटअप को लाया जाता है मुल्क में इलेक्शंस कराने के लिए। निगरान सेटअप मुल्क में इलेक्शंस नहीं कराता, और पीसीबी में भी इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि पीसीबी का निगरान सेटअप भी खुद को पावरफुल समझता है, ताकतवर समझता है, और वो नहीं चाहता कि इलेक्शंस हो। जब इनकी तक निगरानी नहीं हो रही यार, काय का निगरान सेटअप है इनकी पर तो कोई निगरानी होनी चाहिए ना। नहीं, इसमें तो नहीं हो रही है, जहांगीर साहब नहीं इनकी तो होगी। कोई अहमियत ही नहीं है। जहांगीर साहब ये नहीं होगा। कौम के वकार को इन्होंने तहस नहस कर दिया। कौन पूछने वाला है इनसे? किसको आप पकड़ेंगे? जका अशरफ को कह रहे मैं तो अभी आया हूं, मैं तो नया थानेदार हूं, और मुझे जका क्या अशरफ पता? साहब को मेरे ख्याल से अभी गालिबन की वजीर आजम साहब से मुलाकात दी है। गालिबन मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बात का ये बहाना लेके कि क्योंकि मैं एक निगरान वजीर आजम हूं और मैं फैसला नहीं कर सकता, तो आप फिलहाल इसको कंटिन्यू करें। शायद जका अशरफ साहब आपको कंटिन्यू करते नजर आए। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर सवालात कर बड़े अहम हैं, गर्मा गर्म बातें हैं, तकलीफ दे सूरत हाल है, हम अपना किस तरह हम इजहार करें, ये सवाल के जवाब में ही हम मालूम कर सकेंगे। हमारे साथ रहिए, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मक़दम करते हैं। अभी जो तबाही हुई है वर्ल्ड कप की, हार में कुछ ज़्यादा दूर नहीं है हार, इस पर कुछ सवालात कर लेते हैं। मुनीर मेमन साहब, वर्ल्ड कप हो गया, आधे से ज़्यादा तो अंजाम सामने आ गया, बल्कि वो डूबती हुई कश्ती जो है वो नज़र आ रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि यूँ हो जाए तो यूँ हो जाए, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स सारी चीज़ें लगा के दिल, हम कौम को तसल्ली दे रहे हैं कि हमारे दिल बंद ना हो जाए सदमे से। आप क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप कैसा रहा और कैसा जा रहा है? जहांगीर साहब, अफसोस के साथ वर्ल्ड कप उस अंदाज से नहीं जा रहा जिस अंदाज से शायद बतौर शायकीन या बतौर पाकिस्तानी हम चाहते थे। ये बात तो वो हुई कि ऑन द ग्राउंड, बट ऑफ द ग्राउंड भी जो कुछ हो रहा है ना, ये बड़ा दिल दुखा रहा है। क्योंकि अगर आप मुआवजना करें, इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आपको इंग्लैंड के मिसाल दे रहे हैं, जका अशरफ कह रहे हैं उनको तो देखो, वो जो है ना डिफेंडिंग चैंपियन है। नहीं, वो मिसाल भी मसला ये है ना कि वो इस फील्ड से उनका ताल्लुक नहीं है, और जब आप को पता ना हो तो फिर आपको सिया सफ़ेद का पता नहीं होता, आपको ये नहीं पता होता कि लाल और ऑरेंज में क्या फ़र्क है। तो वो इस वजह से मसला ये है। जाके साहब, खेली नहीं होगी, क्रिकेट की समझ में नहीं है, बड़े इतने बड़े टाइकून ने बना दिया उनको। अफसोस की बात है ये सब जानते हुए। और मुझे तो ये भी एक सवाल है कि वो खुद इतनी बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। क्या उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया जा सकता है? क्योंकि उनका उस अंदाज से वक्त देना, कंट्रीब्यूट करना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। लेकिन जहांगीर साहब, अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बात करें, इंग्लैंड टीम की बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है, हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन है। क्या हमने कहीं भी इंग्लैंड के मीडिया पे इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों को आते हुए हर रोज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देते हुए सुना? कभी नहीं सुना। आपने क्या इंग्लैंड के चेयरमैन को, प्रेसिडेंट को क्या कोई स्टेटमेंट देते सुना? आपने नहीं सुना। हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? मुझे अफसोस जरूर है जो ऑन द फील्ड हो रहा है, बट जो ऑफ द फील्ड हो रहा है वो ज्यादा अफसोसनाक है। ये तो आपने कह दिया कि ये तो वो बात बताइए कि जो इसमें साजिशी पहलू नज़र आते हैं, अपने मफादात नज़र आते हैं, जिसके ऊपर जो है ये लोग चलते हैं और बर्बादी कर रहे हैं। कौन सा खाना ऐसा रह गया है जिसमें ये सब खेल नज़र नहीं आता? अब ये है कि अब तबाही का ये हिस्सा है। आप ये देखें, जका अशरफ से लेके, कमेटी से लेके, कोच से लेके, सबकी नाकामी है ना। ये तो मिकी आर्थर की भी नाकामी है, वो भी एक लेक्चर दे के चले गए। अगर वो जो बॉलिंग के एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने बैटिंग पे डाल दिया, नहीं उन्होंने फील्डिंग पे डाल दिया, अपने हर एक ने अपने आप को बचाया। अब अगर हम इसको चाहें कि प्योरीफाई किया जाए, साफ शफाफ किया जाए,
तो ऐसी उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ये बताना चाहें कि इसकी प्योरिफिकेशन के लिए, सफाई के लिए, गंदगी गंद दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान है, कोई इतना मसला नहीं है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के पास वो सूरत हाल नहीं है कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं और हम परेशान हो जाएंगे, टैलेंट नहीं है। आपको सफाई कहाँ से करनी है? पहले तो पीसीबी के जो सरबराहान होते हैं, जो चेयरमैन होता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार है उसको सही करना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल्स लाने होंगे, आपको उन लोगों को लाना होगा जो क्रिकेट समझते हैं, जो स्पोर्ट्स समझते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री समझते हैं। दोनों में फ़र्क है, एक क्रिकेट बतौर खेल समझना और एक क्रिकेट बतौर इंडस्ट्री का समझना। ये दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो चेयरमैन हो सकता है। दूसरा, वो जो टीम सेलेक्ट करे वो टीम अकाउंटेबल हो, वो टीम वो हो इस नुक्ते पे एक सवाल। जी देखिए, आप रिवॉर्ड आप देते हैं ना, बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देते हैं कि ये है आप बड़े प्लेयर हैं और ये है आप कैटेगरी ए में हैं, फॉल करते हैं, सारी चीज़ें आपने खेल। लेकिन कोई पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए। पनिशमेंट क्यों नहीं होती है? पनिश क्यों नहीं होता? तो इंसान का आप जो है, यही कुदरत का कानून है कि अगर वो पकड़ भी करता है और इनाम से भी नवाजता, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों पनिशमेंट होगी? अगर पनिशमेंट तब होगी जब आपके यहाँ कोई बंदा सिंसियर होगा, जो खुद कोई गलत रास्ता इख्तियार करके नहीं आया होगा। आप खिलाड़ियों को पनिश कैसे कर सकते हैं जब आप खुद गलत रास्ते से आए, आप खुद काबिज हुए हैं? तो आप चेयरमैन बतौर चेयरमैन नहीं कह सकते कि खिलाड़ियों ने गलती की। आप खिलाड़ियों को गलती कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इन खिलाड़ियों को आप ही ने तो सर पे बिठाया था, आप ही ने तो 3-3 साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। इन खिलाड़ियों में फूट डलवाने वाले कौन थे? आप और आपके मैनेजमेंट कमेटी के लोग, आप और आपके मुशीर। वो मुशीर जो कि इन खिलाड़ियों के लिए, जैसे अभी एक मामला चल रहा है कि जो मैनेजर्स हैं इनके, उनका ताल्लुक एक कंपनी से, जिस कंपनी के शेयर होल्डर इंजमाम उल हक साहब भी हैं और इंजमाम उल हक साहब चीफ सेलेक्टर भी हैं। तो फिर आप कैसे सही कर सकते हैं? फिर आप कैसे सही कर सकते हैं कि जो मिसबाह उल हक जो कि सरफराज अहमद को हटा के इम्पोज किया जिसने बाबर आजम को एज ए कैप्टन, और अजहर अली को फिर वो उन्होंने इस्तेमाल किया जिस अंदाज से, वो सब, वो जब आपका मुशीर होगा वो शख्स, कैसे फिर आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी क्या पकड़ होगी? की बात कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग करोड़ों मांग रहे थे, 25 लाख में आ गए और हमारे लिए तो बड़ा फ़ायदा था, हमने जो है उनको इंजमाम उल हक को रख लिया। भाई उसके पीछे जो मफादात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको नज़र नहीं आता कि भाई आपने यूँ सस्ता आ गया, क्यों सस्ता आ गया? भाई क्वालिटी उसकी, सारी चीज़ें उसकी वो देखें। अब ठीक है, वो अच्छे आदमी हो, सब कुछ हो, करैक्टर के हों, अल्लाह वाले हों, सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन सिस्टम के तहत तो जो आए ना उसी को लाना चाहिए ना। सर, सिस्टम में यही लोग हैं, और मैं आपको एक प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, खबर समझ लें इसको आप। जी जी। वो लोग जो कि पिछले बोर्ड में जोंक की तरह हमारे बोर्ड से, हमारे खिलाड़ियों से चिपके हुए थे, आगे चल के वही लोग नजर आएंगे और वही लोग फिर से अपना काम दिखाएंगे और फिर यही कुछ सिलसिला जारी रहेगा। चेहरों की तब्दीली, नामों की तब्दीली, कारनामे वही। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म चला। आज मुनीर मेमन साहब के तवज्जुह से जो बात हुई हमारे प्रोग्राम में, उसका हम हासिल कलाम बहुत मुख्तसर से ही हम बयान कर सकेंगे, हमारे पास टाइम कम है। वो ये है कि यहाँ जो सिस्टम का चक्कर है, ये है जो बहुत बड़े बड़े चहीते आ जाते हैं, सियासी सपोर्ट लेके आ जाते हैं, इन्हीं हीरोज़ बन के जो आते हैं और हीरो के काबिल तो नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्रिकेट क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं। अपने अपने मफादात के लिए जब आप सब कुछ खेल रहे होते हैं तो फिर उस कौम का यही हालत होती है कि वो वर्ल्ड कप में हार गया, एशिया कप में हार गया, और वो जब भी उन पर तनकीद की जाती है वो कहते कि बरतानिया में तो हार गया। अरे बरतानिया में जो अकाउंटेबिलिटी होगी उसका आप तसव्वुर कर सकते हैं? यही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुनीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और बड़ा अच्छा आपने एंगल से बात की। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मेहमान मुनीर मेमन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।